All right, so a very warm and beautiful morning to all the students out there. And Jai Hind all of you. Let's start our today's session, है ना. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद लॉट्स ऑफ एंथुजियाज्म एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी, है ना. और कोट है हमारे पास आज प्यारा सा, जो कि क्या है, योर सिग्निफिकेंस. इट्स नॉट अ कोट, स्पेसिफिकली अ स्टेटमेंट बाय माय साइड टू यू, व्हिच इज कि आपका सिग्निफिकेंस, योर सिग्निफिकेंस इन योर लाइफ विल बी मोर व्हेन द मोर नॉलेज यू अक्वायर. कहने का मतलब जब आप जितना ज्यादा नॉलेज अक्वायर करते जाएंगे, है ना, जितना ज्यादा आप क्या करते जाएंगे, नॉलेज अक्वायर करते जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपका लाइफ का खुद का, नॉट फॉर पीपल, इट डजंट इवन मैटर, है ना. यू आर नॉट गोइंग टू थिंक ऑफ पीपल कि लोग क्या कहेंगे, ना ना ना, लोग की तो बात ही नहीं है ना, बात तो आपकी है. तो आप अपनी बात करेंगे कि आपकी लाइफ में आपका सिग्निफिकेंस क्या है. आपका सिग्निफिकेंस जो आज है, आप जब पढ़ाई करते जाते हैं ना, करते जाते हैं, एज इन यू गेट नॉलेजेबल एट अ सर्टेन टाइम फॉर सर्टेन पीरियड, और स्पेसिफिकली आई विल से फॉर लाइफ टाइम, योर सिग्निफिकेंस इन योर आइज इज वेरी वाइटल, है ना. देखो नॉर्मल सी बात है, इफ अगर मतलब हम एक केस लेते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि यार ये मुझे अच्छा नहीं मानता, तो क्या मैं अच्छा नहीं हूँ, ठीक है. दीज आर लाइफ थॉट्स जो हमको आते हैं. इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल इन सर्कमस्टांसेस. लेकिन आपको उस वक्त वो फील होता है, लेकिन आउट ऑफ द जोन, जब उस जोन से थोड़ा सा साइड करके, एकदम की साइड हटके आप उस जोन से बाहर आ गए हो, तो नाउ यू आर फीलिंग दिस थिंग कि यार वो सब जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी वो गलत था, है ना. मेरे लिए मेरा मैटर करता है थॉट, मेरा थॉट मेरे लिए मैटर करता है कि व्हाट आई पर्सनली थिंक ऑफ माय ओन सेल्फ, ठीक है. तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस आपको अपने जीवन में अपना खुद का बढ़ाना है, अपनी आंखों में अपने आप को थोड़ा बढ़ा के दिखाना है. अगर अपग्रेड करना है तो अपने सिग्निफिकेंस को अपग्रेड करने के लिए आपको अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा, है ना बच्चों. देखो अगर मान लो तुमको कुछ आता नहीं है ना, तुमको कुछ आता नहीं है, और फिर तुमको छोड़ो हमको अगर कुछ नहीं आता, मान लो अगर हमको कुछ नहीं आता है, हम 10 लोगों के सामने बैठे हैं, 4 लोगों के सामने बैठे हैं, और हम कुछ भी बोले जा रहे हैं, हम फालतू की बातें कर रहे हैं, तो उसका कोई वर्थ है, उसका कोई मतलब महत्वपूर्ण कोई बात होगी, उसमें कोई बात इंपॉर्टेंट होगी, वाइटल होगी, नहीं होगी ना. इसीलिए कहते हैं कि योर सिग्निफिकेंस, योर वर्ड्स, जो आपके शब्द होते हैं, दैट शोज हाउ इंटेलेक्चुअल, नॉट इंटेलेक्चुअल इन द सेंस ऑफ योर लाइफ मैनर, लेकिन पढ़ाई से अगर हम कहें कि एजुकेशन से हम कहें आप कितने ज्यादा एसोसिएटेड हैं, वो चीज मैटर बहुत करती है, ठीक है. चलिए, आई होप दिस थॉट विल मेक यू फील कि हमको अपने सिग्निफिकेंस को बढ़ाना है, और अपने सिग्निफिकेंस को बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. दैट्स व्हाट द रियलिटी इज, है ना. चलिए, जैसे कि हम हर बार वर्ड्स करते हैं, क्या करते हैं, वर्ड्स. ऐसे ही आज भी हमारे पास क्या है, वर्ड्स हैं. क्या है हमारे पास, आज भी वर्ड्स हैं. सबसे पहला वर्ड है आपके पास वे वर्ड. क्या है, वे वर्ड. वे वर्ड का मतलब क्या होता है, वे वर्ड्स. देखो यहाँ पे वे वर्ड का मतलब है समथिंग विच इज ऑब्लीग, समथिंग विच इज इन द मैनर ऑफ, आप ये समझ सकते हैं क्रूक्ड, या फिर समथिंग विच इज स्पेसिफिकली, देखो जैसे अगर कोई भी चीज है कि वो सीधी सीधी आपको दिख रही है, को सीधी सीधी एज ए अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट समथिंग विच इज विजिबल टू यू इन अ वेरी स्ट्रेट मैनर, तो वो उसका ऑपोजिट है. क्या है, उसका ऑपोजिट है. क्या है, ऑपोजिट, ठीक है. अगर हम बात करें वेवी, तो मैं कह सकती हूँ विंडी. क्या मैं कह सकती हूँ, विंडिंग, ठीक. देखो यहाँ पे आपके पास वर्ड्स क्या क्या है, विंडिंग, क्रूक्ड, ऑब्लीग. ऑब्लीग इज द वर्ड, है ना. ऑब्लीग वर्ड दे रखा है. ऑब्लीग वर्ड का यूज क्या है यहाँ पे, ऑब्लीग मतलब समथिंग विच इज दिस, क्रूक्ड दिस. मैं इसको एक और नाम दे सकते हैं हम, देखिए हम इसको एक और नाम दे सकते हैं. क्या नाम दे सकते हैं, जिगजैग. जिगजैग भी तो ऐसे ही होता है, ऐसा ऐसा. पहाड़ नहीं है, पहाड़ नहीं सोचना यहाँ सूरज निकाल दिया कभी नहीं, ठीक है. अभी यहाँ पे सिर्फ जिगजैग है. अच्छा, उसके मैनर को भी अगर स्टडी किया जाए तो वो भी जिगजैग ही है, रफ है, इरेगुलर है, ऑब्लीग है, समथिंग विच इज क्रूक्ड, ठीक. तो वो वाला मैनर है. तो इसी मैनर को क्या कहते हैं आप, इसी चीज को आप जिगजैग कहेंगे, इसी चीज को वेवर्ड कहेंगे, इस चीज को विंडिंग कहेंगे, इस चीज को ऑब्लीग कहेंगे, और इस चीज को क्रूक्ड कहेंगे. समझ पा रहे हैं बात को. कहने का मतलब आपके पास आज जो वर्ड आ गए हैं वो बहुत प्यारे हैं. जैसे कल हमने जो वर्ड करे थे ना, वो भी बहुत अच्छे वर्ड थे, लेकिन आज जो वर्ड है वो और भी ज्यादा प्यारे हैं. जैसे कि देख रहे हैं आप ये वे वर्ड देखिए कितना प्यारा वर्ड है. क्रूक्ड, है ना. विंडिंग, विंडिंग कितना सुंदर शब्द है, विंडिंग, है ना. विंडिंग मतलब समथिंग, जैसे हवा चलती है, हवा ऐसे ऐसे नहीं चल रही है, ऐसे एकदम स्ट्रेट, एक स्ट्रेट लाइन में, कि नहीं ऐसे रेक्टिलिनियर मोशन देखना है, नहीं रेक्टिलिनियर नहीं होती है, इट इज वेवी.
तो वेवी मतलब से एयर, एयर जैसे विंडिंग तो वैसे ही वेवी, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या है, जेस्ट। अगला वर्ड क्या बच्चों, जेस्ट, ठीक है। जेस्ट को अगर हम देखें, जेस्ट का मीनिंग क्या समझ में आ रहा है, जेस्ट का मीनिंग क्या समझ में आ रहा है, जेस्ट है आपके पास एनर्जेटिक, एंथुजियाज्म, डिलाइट, एनर्जेटिक, एंथुजियाज्म, डिलाइट, ठीक है। एंथुजियाज्म एंड डिलाइट, डिलाइट आपको पता है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा डिलाइट वाला सेक्शन। डिलाइट के अलावा अगर हम बात करेंगे इस चीज की, डिलाइट के अलावा हम बात करें, नेक्स्ट वर्ड अपने पास एंथुजियाज्म, उसके अलावा क्या है, एनर्जेटिक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट वर्ड है, अच्छा ये तो आपको पता है ना, जेस्ट, जेस्ट आप क्लियर है ना कि जेस्ट हम कह रहे हैं समथिंग व्हिच इज वेरी एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, एकदम एक्टिव और बहुत ज्यादा बोलते हैं ना एकदम हाइपर एक्टिव कह सकते हो कि बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ एनर्जेटिक होकर, मतलब एक जेस्ट अंदर शो करना, दैट्स व्हाट वी से इट एज जेस्ट। जेस्ट, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, और ऐसे ही वर्ड्स आप ध्यान में रखेंगे। जैसे डिलाइट वाला वर्ड भी आपको सामने आपके है, ठीक है, तो ये वाला वर्ड भी आप इसमें याद रख सकते हैं। वैसे इजी वर्ड है, जेस्ट वाला वर्ड इज गुड वर्ड, ठीक है। और एनर्जेटिक, एंथुसियाज्म तो आपको पता ही है, एंथुसियाज्म या फिर एंथुसियास्टिक भी लिख सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं जेनीथ। जेनीथ मतलब क्या होता है, ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं, रेस्टोरेंट का नाम होता है पिनाकल, ठीक है, होटल का नाम है पिनाकल, एपेक्स, एपेक्स कंपनियों के नाम होते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें एपेक्स यूज होता है, कंपनी के नाम में एपेक्स यूज होता है, ठीक है, सोशल एपेक्स, ठीक है। अच्छा, समिट, समिट, पिनाकल और एपेक्स, इन सब का ही मतलब जेनीथ है। जेनीथ मतलब इट्स अ मैक्स, यहाँ पे मैं एक वर्ड और लिख सकता हूँ, मैक्सिमम, क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम, सबमिट, सबमिट एक होता है दूसरा, सबमिट एक होता है समिट, ठीक है। समिट इज सुपीरियर, ठीक, और सबमिट इज डिफरेंट ना, सबमिट करो, दैट्स डिफरेंट, सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, योर असाइनमेंट्स, योर प्रोजेक्ट्स, ऐसा वाला। एपेक्स, इसको अपेक्स नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, एपेक्स बोलोगे। और पिनाकल है आपके पास वर्ड, पिनेकल, पिनाकल, ठीक। अच्छा, और आपके पास इसका ही जो अच्छा सिग्निफिकेंट वर्ड है वो क्या है, जेनीथ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड क्या है आपके पास, फर्वर। फर्वर जो वर्ड है, फर्वर अलग अलग पढ़ना चाहो, अलग अलग, फर्वर, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान रखना, मेन स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन तो ठीक है दूसरी चीज है, लेकिन जरूरी तो वो भी है, प्रोनाउंसिएशन भी जरूरी है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा जरूरी क्या है आपका, वर्ड, वर्ड की स्पेलिंग, ठीक है। जो फर्वर वर्ड होता है उसका मीनिंग क्या होता है आपका, जील, ठीक है। दूसरी चीज आपका ईगर, अगर ईगर वर्ड का मतलब आपको पता है, ईगर क्या होता है, ईगर मतलब किसी भी चीज को जानने में क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा उत्सुकता, ठीक है। तो यहाँ पर ईगरनेस है, यहाँ पे ईगरनेस क्यों लिखा हुआ है, लेट्स जस्ट क्लियर दिस, इसको अपन लिख लेते हैं, अपन एज इन हम लोग, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि अपन मतलब क्या है, ईगरनेस, ठीक है, क्या है, ईगरनेस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आर्डर इज द वर्ड, आर्डर, ड, डूअर, DOUR, आर्डर, ठीक है। इट्स zeal, इट्स eagerness and the word is fervor, ठीक है। fervor, ardor, zeal and next is eagerness, ठीक है। आई होप द वर्ड्स आर क्लियर, समझ में आ रहा है। एक बार फटाक से एकदम क्विक रिकैप करें, एक बार थोड़ा सा इसको दोबारा देख लो, फर्वर वाले वर्ड को, फर्वर, ईगरनेस, जील, किसी भी चीज को जानने की उत्सुकता, जील, है ना। और लाइक इफ आई वांट टू जस्ट क्लियर दिस एग्जाम, आई हैव द जील इनसाइड मी, दैट फायर इनसाइड मी, दैट आई कैन अचीव इट, ऐसे वाला, ठीक है। तो जील, ईगरनेस, और मतलब जीलस भी यूज करते हैं, एक होता है जेलस, वो दूसरा होता है, ये जीलस है, जीलस नेचर। इफ अ पर्सन इज हैविंग अ वेरी जीलस नेचर, मतलब वो बहुत ज्यादा ना एंथुजियास्टिक है, एंथुजियास्टिक इन द केस ऑफ लर्निंग थिंग्स, ईगरनेस इज आउट देयर कि मतलब मुझको सीखना है, कीन इंटरेस्ट, ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा, ठीक। तो ईगरनेस, जील और आर्डर, आई थिंक दीज 3 वर्ड्स आर कंप्लीटली क्लियर। क्या अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि अगर हम कहेंगे कैसे इसको लिख सकते हैं तो वील बी डूइंग दिस सेक्शन, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आते हैं नेक्स्ट चीज पर। नेक्स्ट चीज क्या है आपके आगे, नेक्स्ट चीज है आपके रूल्स। अच्छा, उसके पहले रिवाइज भी करना था ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज नहीं किया ना हमने। वेवर्ड, जेस्ट, जेनीथ, फर्वर, ये 4 वर्ड, और चारों ही वर्ड का पहले वर्ड तो क्या है, वेवर्ड का, वेवर्ड का है, वेवर्ड का क्या है, ऑब्लिक, क्रूक्ड, विंडिंग, जिगजैग, ये भी आप इंक्लूड कर लेना, जिगजैग, विंडिंग, क्रूक्ड, ऑब्लिक, वेवर्ड, वे वर्ड,
दैट मीन्स इट्स नॉट इन अ वेरी स्पेसिफिक वन मैनर। जैसे मैंने बोला रेक्टिलिनियर मोशन नहीं है। रेक्टिलिनियर क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? या फिर मैं अगर लीनियर भी कहूँ तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? स्पेसिफिकली स्ट्रेट पाथ रेक्टिलिनियर है ना, रेक्टिलिनियर पाथ जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही रेक्टिलिनियर मोशन में नहीं है कुछ भी चीज। कैसी है? जिगजैग है, ऑब्लिक है, क्रूव्ड है, या फिर आप कह सकते हैं विंडिंग है। विंडिंग बहुत प्यारा शब्द है, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड था आपके पास क्या? जेस्ट। जेस्ट का मतलब क्या है? एनर्जेटिक, एंथुजियाज्म और एंथुजियास्टिक यहाँ लिख देते हैं, एंथुजियास्टिक ताकि कंफ्यूज ना करो। एंथुजियास्टिक भी सेम ही तो है, एंथुजियास्टिक, ठीक है। एंथुजियास्टिक, उसके बाद क्या है? एंथुजियाज्म, एंथुजियास्टिक और डिलाइट, ठीक है। क्लियर हो गया जेस्ट वाला वर्ड? जेस्ट क्लियर है। आगे आपके पास कौन सा वर्ड है? जेनीथ। जेनीथ का क्या है? पिनाकल, आपका एपेक्स, आपका समिट और मैक्सिमम, ठीक है। रेक्टिलिनियर वाले वर्ड को ये सोचना कि वो है, ये मत कर देना कि भैया इसी में ऐड कर दो, रेक्टिलिनियर इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, ठीक है बच्चों। क्लियर? आगे आते हैं। क्या हुआ जेनिथ वाला? पिनाकल, एपेक्स, समिट एंड मैक्सिमम, ठीक है। किसी भी चीज का एपेक्स, हाइट, अगर मैं कह रही हूं कि नॉर्मल मैं एक माउंटेन की अगर बात करूं, एपेक्स, उसका एपेक्स क्या होगा? द पॉइंट विच इज एट द टॉप, राइट, दैट विल बी एपेक्स, ठीक है, वही चीज। नेक्स्ट वर्ड इज फर्वर। फर्वर इज ईगरनेस, इट इज जील, इट इज आर्डर, ठीक है। ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन वर्ड क्या? ये आर्डर वाला वर्ड इट्स इंपॉर्टेंट, फर्वर वाला वर्ड इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जील तो आपको पता ही हो गया होगा, अब ईगरनेस आपको पता ही था, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने इनको पहले कर लिया तो बहुत अच्छी बात है ना। बहुत अच्छी बात कहने का मतलब कि आपने इसको रिवाइज कर लिया, और रिवाइज करने के बाद यू यूजिंग इट इन डिफरेंट सेंस। डिफरेंट मतलब कि आपने इसको यूज किया, और यूज देखो ऐसे बेहतरीन तरीका, एक और अच्छा तरीका बताएं, वर्ड्स लिखे, ठीक है। वर्ड्स को लिखने के बाद क्या किया? वर्ड्स के सेंटेंसेस बना लिए। देखो मैं हर बार क्यों कह रही हूँ कि सेंटेंस बनाओ, स्टेटमेंट बनाओ, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको स्टेटमेंट ही नहीं आते बनाने, तो सेंटेंस के अगर प्लेसमेंट दिखेगा स्टेटमेंट का, वर्ड्स का, तो फिर क्या होगा? फिर दिक्कत होगी ये समझने में कि यार ये होगा कैसे, है ना, ये आया कैसे, क्या ये सही है कि नहीं, क्या इसका मीनिंग यहाँ पे सूटेबल बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इन द सेक्शन ऑफ दिस वोकैब सेक्शन। वोकैब सेक्शन भी कहो, इसको सिनोनिम सेक्शन भी कहो। देखो जरूरी ये है ना कि आपके पास एक वर्ड आया जैसे, तो एक वर्ड के आपको 2-3 वर्ड आपके दिमाग में होने चाहिए। whenever you're talking to a specific person and you have a certain word in your head, आपने बोला, उसी का 2-3 वर्ड आपके दिमाग में चल रहा होना चाहिए। ये निशानी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो दे रहे होते हैं बच्चे उनकी, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि आपके पास एक वर्ड आपने बोला, आपके पास 2 वर्ड दिमाग में होने चाहिए फटाक से, ऐसा, ठीक है। चलिए अब ये हो गया, आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे आते हैं। अब जो हमारे रूल्स थे, कौन से रूल्स? प्रोनाउन के, उसको वी हैव टू कंप्लीट टुडे, है ना। आज हमने लिखा भी है ना प्रोनाउन रूल, तो हमको ये प्रोनाउन रूल क्या करने? क्लियर करने। प्रोनाउन रूल जो हमारे रेस्ट ऑफ द प्रोनाउन रूल्स आर रिमेनिंग, उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, तो जब हम बात करते हैं किस चीज की, हम बात करते हैं पिछले रूल्स की, तो हमारे पहले के रूल्स क्लियर है, बस थोड़ा सा हल्का सा पीछे से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने जो रूल करा था जिसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, तो 2 सब्जेक्ट वाला केस एक बार देख लेते हैं ना। जो सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, फिर बीच में एडजॉइनिंग वर्ड, और एडजॉइनिंग वर्ड के बाद जो वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब जो होगा, वो सब्जेक्ट 1 के हिसाब से होगा, S1 के हिसाब से, S2। देखो रिवाइज करवाना इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि जितनी बार रिवाइज आप तो कर रहे हो खुद से, ये प्लस पॉइंट है ना। तुमको हम रिवाइज करा दें, क्या दिक्कत है? बहुत अच्छी बात है। अब हम रिवाइज करा दे रहे तो हम पहले का भी रिवाइज करा दे, हम नया भी पढ़ा दे रहे हैं, तो कहने का मतलब आपको इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। आपने अपना रिवाइज करा जो कर रहे हो, अपना सेल्फ ना अलग रखा करो। सेल्फ एज इन वो वाला शेल्फ नहीं, ये वाला सेल्फ, मतलब कि आपने खुद से अपनी रिविजन लगानी 3, वो आप 3 लगाओ। आपको 4थी रिवीजन, 5th रिवीजन, 6th रिवीजन, ऐसे रिवीजन अगर आपको यहाँ से मिल रही है तो इट्स अ प्लस पॉइंट ना। दिक्कत क्या है? रिवीजन लगाओ, क्या आफत है, ठीक है। S1 S2 यहाँ से हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे S1 के हिसाब से। सेकंड केस था जिसमें आपके पास 2 हैं, ईदर और यहाँ लिखा सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा? जो आपका पहला वाला है उसके हिसाब से नहीं, जो आपका लास्ट, मतलब जो आपका क्लोजेस्ट है, किसके?
वर्ब के रेफरेंस में क्लोजेस्ट है उसी पर ध्यान दिया जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना बच्चों, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कहें एक और रूल हमने देखा था वन वाला, कौन सा, वन वाला। वन का केस अगर हम देखें तो वन का केस क्या था, वन जो होगा वो कैसे यूज होगा, वंस के केस में लग के होगा। कैसे केस में होगा, वंस, वन मस्ट फुलफिल वंस नीड, है ना, वो पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था ईच बॉय एंड ईच टीचर, ऐसे करके एक स्टेटमेंट था ना जो हमने कल किया था। क्या था कि ईच बॉय एंड ईच टीचर, ठीक है, मस्ट टेक देयर लगेज होगा कि हिज लगेज होगा। तो हमने पढ़ा था कि हिज होगा, क्यों होगा, क्योंकि ईच बॉय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है सबसे पहले, ईच बॉय की। ईच बॉय एंड ईच टीचर मस्ट टेक हिज लगेज, ठीक है, तो यहाँ पर हिज आएगा, देयर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक केस देखा था, उस केस में क्या देखा था, उसमें ये था कि जैसे आप बात करते हैं किस चीज की, पॉजेसिव के उसकी क्या नाम, एनीवन या डेफिनेट वाले केस की, इधर नीदर वाले केस की, वहां पे भी हमने एक चीज पढ़ी थी। जब आपका केस कौन सा होगा, इधर वाला केस होगा, नीदर वाला केस होगा, एनीवन। अच्छा, अगर मान लीजिए कि वो वाला केस था ना जिसमें आपने एनीवन यूज किया, एक वर्ड सेंटेंस कल हमने यूज किया था, एनीवन ऑफ हिज आईज आर डिफेक्टिव, तो उसमें जो था, उसमें एनीवन ऑफ हिज आईज आर डिफेक्टिव वाला केस जो था ना, उसमें एनीवन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ईदर ऑफ हिज आईज आर डिफेक्टिव। क्या होगा, ईदर ऑफ हिज आईज आर डिफेक्टिव, ठीक है। बस इस चीज पे ध्यान देना है, क्या एनीवन की जगह क्या होगा, ईदर, क्या होगा, ईदर, ठीक है। देखो नॉर्मल सी चीज, लेक्चर्स जो आपके लिए ये हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, ताकि आपको एक पैटर्न मिले, बीच में से कुछ छूटे ना, और सारे मतलब आपके लेक्चर आपके लिए रेगुलर रहे, ठीक है। बस उस चीज पे ध्यान दो, ठीक है, और किसी और चीज पे ध्यान नहीं, ठीक। अच्छा, अब आगे आते हैं, ईदर वाला केस, एनीवन की बात करें, ईदर वाला केस लगेगा, ईदर ऑफ हिज आईज आर डिफेक्टिव, ठीक है, वो वाला केस हमने पढ़ा था। उसके अलावा एक और केस हमने देखा था, जब हम बात करते हैं किसकी, हमने बोला वन अनदर, ईच अदर, इसका यूज कैसे होगा, हमने बोला वन अनदर और ईच अदर का केस कैसे यूज होगा, वन अनदर और ईच अदर। वन अनदर वो वाला केस है जिसमें कल हमने वो बनाए थे ना, बहुत सारे हेक्सागन बनाए थे, याद होगा जब हमने बहुत सारे हेक्सागन बनाए थे तो उसमें 39 हेक्सागन हुए थे, ठीक है। और उसमें हमने बोला था कि इसमें से अगर चूज करोगे तो विच वाला केस लगाओगे, है ना। यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे क्या है कि आप यूज करेंगे वन अनदर ईच अदर वाला केस। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जहां पर भी आपका केस कौन सा लगने वाला है, जहां पर भी आपका केस कौन सा लगने वाला है, वन अनदर का, तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और डिफरेंशिएट करके यू विल बी गेटिंग दिस आइडिया कि यहाँ पर वन अनदर आएगा कि ईच अदर। जैसे हमने कल जो स्टेटमेंट लिया था, दैट वाज इंडियंस मस्ट नॉट फाइट विद ईच अदर, ऐसे लिखा था, इंडियंस मस्ट नॉट फाइट विद, हमने लिखा था, यहां लिख ही लेते हैं चलो, ईच अदर, क्या लिखा था, इंडियन मस्ट नॉट फाइट विद ईच अदर। तो ईच अदर नहीं होगा, क्या होगा, वन अनदर, क्या होगा बच्चों, वन अनदर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि एक दूसरे से मतलब हर एक व्यक्ति की बात करेंगे तो वन अनदर वाला केस ही लगेगा, ठीक है। आगे आते हैं, अब अपना रूल नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हमने करा दैट वाज टिल रूल नंबर 14, ठीक है। अब अगला केस है पॉजेसिव केस। जैसे कि अगर लिखा होता है ना, दिस बुक इज माइन, अगर यहां लिख लेते हैं रूल नंबर 15, ठीक है, यहां लिख लेते हैं हम लोग रूल नंबर 15, ठीक है। रूल नंबर 15 में क्या होता है ना कि जब प्रोनाउन का जो रूल नंबर 15 है वो ये बताता है जब आपके पास क्या है, जब आपके पास पॉजेसिव केस है। देखो पॉजेसिव केस बहुत यूज हुआ है, अगर आपको याद हो हमने मेजर केसेस में पॉजेसिव को स्टडी किया है। इसका कहने का सीधा मतलब यही हुआ ना, इसका सीधा मतलब ये क्या है कि अगर पॉजेसिव केस है इतनी बार इतने रूल्स में तो पॉजेसिव केस आएगा, ठीक है। तो पॉजेसिव केस पे ध्यान देंगे हम लोग। देखो अभी तक हम बड़े आराम से आसानी से करते हुए आ रहे हैं ना, तो ऐसे ही आराम से आसानी से करते हुए चलेंगे और सीखते हुए चलेंगे कि कैसे होगा, ठीक है। जैसे हमने सेंटेंस क्या बोला, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, ठीक है। क्या बोला, दिस बुक इज माइन। तो अब क्या हुआ, जो ये मैंने यूज किया माइन वाला केस, कौन सा केस,
तो इसको हटा के मेरे को यूज करना चाहिए दिस इज माई बुक, सिंपल। ये भी तो कर सकती हूँ। या फिर अगर मैंने लिखा दिस स्टूडियो इज theirs, दिस स्टूडियो इज theirs, उनका है ना। तो ये theirs क्यों लगाऊं मैं, डायरेक्टली क्यों ना लिख दूं दिस इज their स्टूडियो, दिस इज their स्टूडियो। लिख सकती हूँ कि नहीं बताइए, लिख सकती हूँ ना बच्चों, गलत तो नहीं है। अब जब मुझे पोजेशन की आवश्यकता ही नहीं है, सीधी और सरल बात, मैंने क्या बोला, पजेसिव केस हम क्या नहीं करते, वी डोंट यूज नाउन आफ्टर पजेसिव केस, है ठीक है, समझ में आ रहा है, वी डोंट यूज नाउन आफ्टर पजेसिव केस, जैसे कि पजेसिव केस और या फिर स्पेसिफिकली नाउन आफ्टर पजेसिव केस ऑफ द स्पेसिफिक प्रोनाउन ऑफ अ प्रोनाउन, ठीक है। तो दिस बुक इज माइन वाला केस इट कुड बी दिस इज माई बुक, ठीक है। यहां पर क्या लिखोगे, दिस बुक इज माइन ना लिख के आप क्या लिखोगे, दिस बुक इज दिस इज माई बुक, ठीक है। बस पोजेशन स्पेसिफिक ऐसी चीजों के लिए यूज करोगे जहां पर यू आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी सिग्निफिकेंट चीज, स्पेसिफिक लिविंग या फिर कोई और चीज, है ना, तो वो चीज के लिए आप यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये था रूल नंबर 15, ठीक। आई थिंक रूल नंबर 15 क्लियर हो गया कि दिस बुक इज माइन ना लिखकर मैं क्या लिखूंगी, दिस इज माई बुक, ठीक है। दूसरा केस, अभी मैंने बुक वाला लिया, ऐसे ही थिएटर वाला या फिर स्टूडियो वाला या फिर कुछ किसी का भी ले सकते हो, किसी भी स्पेसिफिक चीज का ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही बुक का ही लोगे, ठीक है। बस ध्यान रखना क्या, वी डोंट यूज द नाउन आफ्टर पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन, पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन के बाद वी आर नॉट गोइंग टू यूज द नाउन, बस यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना और कुछ नहीं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, रूल नंबर 16, जैसे जो यूज होता है हु का, जैसे दिस इज, जैसे अगर मैं कहूं द यूज ऑफ हु इज नॉट टेकन, whom is used, जो who का केस होता है, रूल नंबर 16, कौन सा केस बोल रहे हैं, who वाला केस नहीं लिया जाता है, कौन सा केस लिया जाता है, whom वाला केस लिया जाता है। द केस ऑफ who is not taken but the case of whom is taken specifically in the rule, है ना। अब रूल में कैसे यूज होगा, अगर मैंने सेंटेंस लिखा दिस इज द लेडी whom he was talking about, अगर लिखा दिस इज द लेडी, this is the lady who he was talking about, ठीक है। एक मैं आपको होमवर्क देती हूँ, इस क्वेश्चन को बताना कि इसमें से ठीक क्या है। This is the lady he was talking about। इन एक और सेंटेंस देती हूँ, इन तीनों में डिफरेंस बताना। दिस इज द ओनली लेडी ही वॉज टॉकिंग अबाउट, यहाँ लगा, ही वॉज टॉकिंग अबाउट, सबके बाद फुल स्टॉप है, सबके लास्ट में सबके लास्ट में अबाउट है और सबके लास्ट में फुल स्टॉप है। इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक होगा ये आपको बताना है। एक सेंटेंस में आपको और देती हूँ, शी इज द काइंड ऑफ पर्सन हु एवरीबडी नोज इज इंटेलिजेंट, शी इज अ काइंड ऑफ पर्सन, अब यहाँ पे हु लग रहा है, यहाँ पे हु लग रहा है, शी इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु एवरीबडी, देखो अब नॉर्मल सी बात, हु एवरीबडी नोज इज इंटेलिजेंट, मतलब हर किसी को पता है दैट शी इज इंटेलिजेंट, हुज एवरीबडी नोज इज इंटेलिजेंट, मतलब जो भी उनको जानता है वो कहता है दैट शी इज इंटेलिजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है इसमें हु यूज हुआ, तो क्या ये हु ठीक है, एकदम ठीक है। यहाँ पे हुम यूज नहीं होगा, यहाँ पर हु ही यूज होगा, तो ये ठीक है। शी इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु एवरीबडी नोज इज इंटेलिजेंट, ठीक है। एवरीबडी नोज इज इंटेलिजेंट कहने का मतलब जो भी उनको जानता है वो जानता है दैट शी इज
इंटेलिजेंट। ठीक है, यहाँ पर ये इस रूल के अंदर 16 वाले रूल के अंदर आप यही पढ़ते हैं कि जब कभी आप बात करेंगे किसी स्पेसिफिक से, जैसे शी इज काइंड ऑफ पर्सन हु एवरीबॉडी नोज इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे हु ठीक है, हु एवरीबॉडी नोज इज इंटेलिजेंट। कहने का मतलब यहाँ पर हु का केस ठीक है। कहाँ पे ठीक होगा? जहां पर आपका एडजेक्टिव का केस है, यहाँ पे इंटेलिजेंट आ गया ना, एडजेक्टिव का केस आ गया, तो बस यहाँ पे हु यूज होगा। जहां पर एडजेक्टिव का केस नहीं होगा, वहां पर हु नहीं होगा, हुम होगा। क्या होगा? हु नहीं होगा, हुम होगा। ठीक है, डिफरेंस समझ रहे हो ना? डिफरेंस क्लियर है तो फिर रूल क्लियर है, ये चीज। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किसी और चीज की, जैसे कि रूल नंबर नेक्स्ट रूल क्या है आपके पास? ये था आपका रूल नंबर 16। ठीक है, आगे आते हैं ऑन द रूल नंबर 17। ठीक है, आगे आते हैं कौन से रूल पर? रूल नंबर 17। देखो अभी तक जितनी चीजें करी हैं, पॉजेसिव का पार्ट इन सब में देखा गया है। किसका पार्ट देखा गया है? पॉजेसिव का पार्ट। अब यहां पर हम एक वर्ड लाएंगे जो कि क्या है? बट। दैट अगर हम लिखते हैं ना कि एक वर्ड है जैसे कि बट, जैसे हमने लिखा देयर इज नथिंग बट डर्ट। चलो, देयर इज नथिंग बट डर्ट। ठीक है, अब यहां पे अगर केस है, जैसे मान लो कोई भी स्पेसिफिक सेंटेंस, देयर इज नो पर्सन बट इज वेल्दी, या फिर देयर इज नथिंग बट इज डर्ट। अगर मैं डर्ट यहाँ पे बट इज डर्ट वाला केस रख दूं तो क्या है? ठीक है। अगर मैं बट वाला केस रख दूं तो क्या है? ठीक है। ठीक है, आप मुझे 2-3 क्वेश्चन आपको देती जाऊंगी बीच में, जो कि आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, और उससे हमको समझ में आएगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो, देयर इज नथिंग बट इज डर्ट। यहाँ पे अगर सेंटेंस लिखा है देयर इज नो कंट्री देयर, या फिर यहाँ आप ऐसा सेंटेंस लिख सकते हो स्पेसिफिकली कंट्री के लिए अगर आपको लिखना है ना, किसके लिए लिखना है? कंट्री के लिए अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे स्पेसिफिक सेंटेंस लिख सकते हो, देयर इज नो कंट्री बट इज करप्ट। There is no country but is corrupt। यहां इसको ठीक कर लें, but is corrupt, है ना? There is no country which is not corrupt, ऐसा। There is no country in this world which is not corrupt, ऐसा। ठीक समझ रहे हो? यहाँ पे भी वही है, there is nothing but is dirt। ठीक, यहाँ पर क्या है? There is no country but is corrupt। कहने का मतलब ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है, मतलब करप्शन के अलावा there is nothing like this। ठीक है, there is no person but is wealthy, है ना? क्या लिखा है? एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, there is no person बट इज वेल्दी। ऐसा कोई स्पेसिफिक व्यक्ति नहीं है जो क्या नहीं है? वेल्दी नहीं है। इट कुड बी वेल्दी फ्रॉम नॉलेज, इट्स नॉट ओनली इन द केस ऑफ, और इट्स नॉट ऑलवेज इन द केस ऑफ मनी, इट कुड बी इन द केस ऑफ नॉलेज। ठीक है, अच्छा, तो ये क्लियर है रूल कि जब बट का यूज करोगे तो वहां पे रिजेम्बलेंस क्या हो जाएगा, जो आगे यूज हो रहा है उसका मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप रूल नंबर 16 को क्लियर करेंगे, और क्लियर करने के बाद क्या करेंगे? सेंटेंस का स्टेटमेंट फॉर्मेशन कर लेंगे, मतलब जो रूल है उसका स्टेटमेंट फॉर्मेशन कर लेंगे। अब ऐसे दो शब्द होते हैं, ऐसे दो वर्ड्स होते हैं आपके पास, एक होता है दैट, एक होता है एज, जो दोनों के दोनों ही क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन का केस है कि नहीं बच्चों? ये रूल नंबर 17 है आपका, रूल नंबर 17। तो दैट का केस है, दैट का केस कहने का मतलब क्या हुआ? दैट का केस कहने का मतलब ये हुआ जब कभी आप बात करेंगे किसकी? दैट की या एज की, तो ये रिलेशन शो करेगा। ठीक है, दिस इज दैट पेन आई वाज टॉकिंग अबाउट, ऐसा। तो यहां पर दैट के केस में दो चीज देखने को मिलेंगी, एक तो क्वालिटी प्लस एक रिजेम्बलेंस, प्लस एज इन दोनों ही देखने को, ऐसा नहीं कि ऐसे ही एक ही सेंटेंस में दोनों, पर यह है कि दोनों देखने को आपको मिलेंगी, एक क्वालिटी भी देखने को मिलेगी और रिजेम्बलेंस, रिजेम्बल। ठीक है, रिजेम्बलेंस, स्पेलिंग भी कभी कभार खतरनाक हो जाती है, रिजेम्बलेंस। ठीक है, मतलब इतनी इजी स्पेलिंग में हम वो हो जाते हैं कभी कभार। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? रिजेम्बलेंस
तो यहाँ पे भी वही चीज है, रिजेंबल हो रहा है यहाँ पे भी और वहां पे भी रिजेंबल हो रहा है। तो जहां जहां पे रिजेंबल आपको दिखेगा, रिजेंबल होता हुआ, तो वहां पर क्या दिखेगा आपको, रिजेंबलेंस दिखेगा। ठीक है, रिजेंबलेंस। और यहाँ पर जो दो केसेस हैं, क्या है, दो केसेस हैं, तो इन दोनों केसेस को ही आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। कहने का मतलब अगर आपके पास सेंटेंस है जैसे कि ही यूजेस द सेम परफ्यूम और सेम, चलो लिख लेते हैं यहां, ही uses the same perfume as her, as, ठीक है, as her, he uses the same perfume as her। तो यहां पे जो as वाला केस है वो क्या दिखा रहा है, रिजेंबलेंस। क्या दिखा रहा है बच्चों, रिजेंबलेंस दिखा रहा है ना। रिजेंबलेंस की अगर हम बात करते हैं तो रिजेंबलेंस में एक चीज हमको क्लियर होनी चाहिए, क्या, कि जब भी हमारी दो चीजें एक साथ रिजेंबल, दो चीजों को एक साथ एक चीज से रिजेंबल किया जा रहा है, मतलब कहने का हो गया कि दो चीजों को एक चीज से बताया जा रहा है, जैसे कि ही और शी को एक चीज से डिनोट किया जा रहा है ना, किस चीज से, किसकी रिजेंबलेंस दिख रही है, परफ्यूम, सिमिलर परफ्यूम की रिजेंबलेंस दिख रही है ना। तो यहाँ पर ये जो सिमिलर परफ्यूम की रिजेंबलेंस है, यही जो है आपका केस बनता है। कौन सा केस बनता है, रूल नंबर 17। और रूल नंबर 17 क्या बोलता है, whenever we are using the relative pronoun which is as and that, in these two specific cases you are going to see quality resemblance and only resemblance। क्वालिटी और रिजेंबलेंस किसके केस में देखोगे, दैट के केस में, और एज के केस में क्या देखोगे, सिर्फ और सिर्फ रिजेंबलेंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं रूल नंबर 18 पर। आई थिंक दिस वाज रूल नंबर 18, वी वर डन विद रूल नंबर 17, है ना। यहाँ पे अपना 17 हो गया, तो यहाँ पे हम इसको 18 कर लेते हैं। यहाँ पर दिस इज 18th रूल। ठीक है, कौन सा रूल है, 18th रूल है। ठीक, अच्छा 18th रूल क्लियर हो गया, समझ में आ गया सब लोगों को। अगर कभी भी हम बात कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन as और that की, तो उस केस में यू आर गोइंग टू गो विद द that as। that के केस में क्या होगा, जहां पर आपको दो चीज देखने को मिलेंगी, दोनों में से कोई एक भी देखने को मिल सकती है, या तो क्वालिटी या तो रिजेंबलेंस, है ना, या फिर क्वालिटी रिजेंबलेंस। दूसरी चीज क्या है, as। as के केस में आपको क्या देखने को मिलता है, as की जब आप बात करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा बच्चों, as की बात करेंगे तो रिजेंबलेंस देखने को मिलेगी। ऊपर वाले में रिजेंबलेंस क्वालिटी दोनों, और नीचे वाले में सिर्फ रिजेंबलेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद एक और सेंटेंस अगर मैं बोलूं, शी मैरिड द सेम बॉय दैट had fought for her। she married the same boy, she married the same boy that fought for her। ठीक है, शी मैरिड द सेम बॉय दैट फॉट फॉर हर। ठीक है, समझ रहे हो कि उन्होंने, जिस व्यक्ति की बात हो रही है, जिस गर्ल की बात हो रही है, शी मैरिड द सेम बॉय दैट, ठीक है, दैट फॉट फॉर हर। ठीक है, या फिर दैट कोई भी आगे कंडीशन लगा के लिख सकते हो, मतलब कुछ भी कंडीशन हो सकती है ना वो तो। ठीक है, आगे आते हैं, ये हो गया रूल क्लियर। ठीक है, मतलब दैट और एज का जो यूज है वो किस तरीके से एक दूसरे को रिजेंबलेंस शो कर रहा है, सबसे पहली चीज, और रिजेंबलेंस वर्ब के साथ शो करेगा। क्वालिटी आपका एक्शन जो दिखा रहे हैं उसमें आपको दिखेगी, रिजेंबलेंस आपको वर्ब के सेक्शन में दिखेगी। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। अब इसमें कोई डिफरेंस और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डिफरेंस तो आपको दिख ही रहा है, एक ही चीज का है ना, बस क्वालिटी नीचे वाले में नहीं है, मतलब एज में क्वालिटी नहीं है और एज में रिजेंबलेंस है, और आपका दैट में भी रिजेंबलेंस है। ठीक है, आगे आते हैं रूल नंबर 19 पर। जैसे आपको एक सेंटेंस देते हैं, आई शेल गिव यू अ बुक, आई शेल गिव यू अ बुक एंड द सेम इज वेरी गुड। अब चलो यहां लिख लेते हैं, आई शेल लिखते हैं, विल नहीं लिखते हैं। ठीक है, अश्योरिटी नहीं है इतनी ज्यादा। ठीक है, आई शेल गिव यू अ बुक द सेम, क्या लिखेंगे, द आई शेल गिव यू अ बुक, द आई शेल गिव यू अ बुक एंड द बुक एंड द सेम इज वेरी यूजफुल, एंड द सेम इज वेरी यूजफुल। ठीक है, क्या लिखेंगे, यहां लिख लेते हैं, एंड द
सेम इज वेरी यूजफुल। ठीक है, देखो यहाँ पे जो रूल नंबर 19 है, रूल नंबर 19 एक बात कहता है, क्या कहता है कि जहां पर मेरा नाम एक बार लिख दिया है तो बार बार क्यों लिखना है। जहां पर मेरा नाम आपने लिख दिया है तो प्रोनाउन यूज करो ना मेरे लिए, द सेम को प्रोनाउन थोड़ी ना बनाओगे। तो वो कह रहा है रूल नंबर 19 कि जो द सेम होता है हम यूज कर देते हैं, द सेम मतलब प्रोनाउन की तरह यूज कर देते हैं कि जो हमने पहले यूज किया उसी के लिए हमने द सेम यूज किया, तो ये प्रोनाउन नहीं है। द सेम इज नॉट अ प्रोनाउन। ठीक है, द सेम क्या नहीं है, एक प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, और प्रोनाउन नहीं है से क्या मतलब है कि जब प्रोनाउन नहीं है इसका मतलब यहाँ पर एक चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको अगर प्रोनाउन में लिख रहे हैं मतलब हम गलत लिख रहे हैं। अगर हम इसको प्रोनाउन में लिख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको गलत लिख रहे हैं और हमारा लिखना क्या हो गया फिर बेकार। कि अगर हमने लिख दिया आई शेल गिव यू अ बुक, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको आई क्योंकि ये ऊपर लाइन में जा रहा है ना, आई शेल गिव यू अ बुक एंड द सेम इज वेरी यूजफुल या फिर यूजफुल। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने कहा आई शेल गिव यू अ बुक और यहाँ तक चलो ठीक है, लेकिन ये जो हमने करा ना ये हमने कचरा हो गया। यहाँ पे द सेम जो हो गया कचरा हो गया, कचरा एज इन ऑफ नो यूज। जो द सेम लिखा है उसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ हम इसको लिख देते हैं नॉट रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या लगाओगे अगर इसकी जरूरत नहीं है तो? मैं सीधे सीधे न्यूट्रल जेंडर नहीं लगा सकती क्या? सीधे सीधे न्यूट्रल जेंडर लगाओ, क्या आफत है। न्यूट्रल जेंडर लगाओगे तो इट्स गुड टू गो टास्क। जैसे कि अगर आपने लिखा कि बुक, बुक के बाद एंड के बाद इट, इट इज वेरी यूजफुल। आई शैल गिव यू अ बुक इट इज एंड इट इज वेरी यूजफुल। सिंपल हो गया ना, द सेम लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। तो द सेम नहीं लगाना है, तो बस इस चीज का ध्यान देना है कि जब द सेम वाली कंडीशन होगी तो यू आर नॉट गोइंग टू प्लेस द सेम इन द स्पेसिफिक सेंटेंस। ठीक है, रूल नंबर 20 की बात करते हैं। जैसे कि वॉट जो वर्ड है क्या है, वॉट शी सेड इज इनक्रेडिबल। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, यहां पे सेंटेंस लिखा हमने, यहां लिख लेते हैं पहले रूल नंबर 20। ठीक है, क्या लिखते हैं, रूल नंबर 20, वॉट शी सेड इज इनक्रेडिबल। यहां लिखते हैं वॉट शी सेड, वॉट इज शी लिख दिया, शी सेड लिख रहे हैं, वॉट शी सेड इज इनक्रेडिबल। क्या लिखा, What she said is incredible. What as a relative pronoun is used without an antecedent and it refers to the thing only. Things only कहने का मतलब antecedent क्या होता है पहले वो समझ ले थोड़ा सा। Antecedent, antecedent होता है आपका वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो प्री वाले केस में आता है। प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले। कहने का मतलब कि जो आपने यूज किया, जो वर्ड यूज हुआ है उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है जो आगे आने वाला सेंटेंस है या आगे आने वाला पार्ट है या आगे आने वाला फ्रेज है। कहने का मतलब अगर लिखा है जैसे हमने इस स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम लिख लिया जॉन, ठीक है, अगर हमने जॉन लिखा है और उसकी जगह हमने हिम यूज करा है, क्या यूज करा है, हिम। ठीक है, जैसे मिस्टर शर्मा मेट जॉन एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विद हिम। ठीक, तो अब विद हिम वाला केस, हिम किसके लिए लगा, जॉन के लिए। और हिम अगर मैं यहाँ पहले लिख देती जॉन की जगह तो वो किसका रिजेंबलेंस शो कर रहा है, जॉन का। तो कहने का मतलब जो मेरा जॉन आगे लिखा ना मैंने, उसका रिजेंबलेंस मुझे बाद में मिल रहा है हिम, और ये किसका रिजेंबलेंस है, इसका। और जहां पर ये एंटीसेडेंट वाला केस होता है तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि आपका जो आगे वर्ड आपने लिख लिया है, मतलब मिस्टर शर्मा met John and he was very happy with him। ठीक, तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यहाँ लिख लेना, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस RS। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को वैसे तो मतलब आप ऐसे लिखते हैं RS वाले केस में, या फिर आप उसको अलग से लिखते हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस पूरा। ठीक, तो अब जो हिम लगा वो किसके लिए लगा, जॉन के लिए लगा। और जॉन के लिए लगने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जॉन जो है एंटीसीडेंट है उसका हिम। जॉन का एंटीसीडेंट क्या है, हिम। एंटीसीडेंट का मतलब है आगे सेंटेंस में यूज हो गया, लेकिन आगे आने वाले सेंटेंस में, आगे आने वाले सेंटेंस में उसका जो रोल है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को। और ये बहुत इजी है, इसको समझना इस तरीके से नहीं है कि अरे ये तो समझ ही नहीं आ रहा, ये टफ है या फिर ये कैसे होगा, ये सिंपल है। व्हाट क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। पहले एक चीज क्लियर रख लो अपने दिमाग के अंदर, क्या कि जो व्हाट है वो क्या है, एक
व्हाट क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का केस ही तो है व्हाट, कुछ अलग तो नहीं है ना। रिलेटिव प्रोनाउन अगर मैं कह रही हूं, इसका मतलब मैं क्या कह रही हूं कि मेरा जो व्हाट है, क्या है, मेरा जो व्हाट है इज द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव कहने का मतलब उसने जो भी कहा वो बहुत लाजवाब था, एज एन इनक्रेडिबल था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो व्हाट शी सेड इज इनक्रेडिबल, ठीक, या फिर व्हाट शी सेड वाज इनक्रेडिबल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, या फिर सेंटेंस लिखा है आई डोंट बिलीव इन द वर्ड्स डैश शी अटर्ड। आई डोंट बिलीव इन द वर्ड्स, I don't believe in the words dash she uttered। ठीक है, क्या है सेंटेंस? I don't believe in the words she uttered। she uttered से पहले एक ब्लैंक है, इसमें अगर लिखा है what तो वो क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? देखो यहाँ पे क्या है, शी अटर्ड वाला केस आ गया ना, मतलब उसने आगे सेंटेंस को और प्रोसीड किया और बोला है कि आई डोंट बिलीव इन द वर्ड्स विच शी अटर्ड, या फिर विच लिखोगे या फिर दैट लिखोगे, या तो विच या तो दैट, दोनों में से एक केस आपका आएगा ही, विच या तो दैट। ठीक है, समझ में आ गया? यही था आपका रूल नंबर 20। तो अब जितने हमने रूल करे हैं, जितने भी हमने रूल करे हैं, आपको क्या करना है? सबको रिवाइज करना है बच्चों। क्यों? क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे ना। और वर्ड्स जो दिए हैं वो वर्ड्स बहुत प्यारे से वर्ड है, इनको देख लेना, इन वर्ड्स को कर लेना। ठीक है, आगे आपके पास क्या प्रोनाउन वाले रूल जो मैंने आपको जो पहले करे थे वो हमने डिस्कस करे। ठीक है, डिस्कस करने के बाद हमने देखा कि वन अनदर ईच अदर, अच्छा वही पहले वाले जो डिस्कस्ड पार्ट है वही वाला है सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास? उसके बाद है कि जैसे पॉजिटिव केस की बात करी थी तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और कैसे क्या होता है उसमें, वो चीज भी उसके अंदर हमने पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट रूल हमने देखा था रूल नंबर 16, 15 तक तो वी वर डन। ठीक है, दिस बुक और दिस बुक इज माइन और दिस इज माई बुक करेक्ट होगा और दिस बुक इज माइन इनकरेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ हम इसको लिख दें इनकरेक्ट करेक्ट, यहाँ लिख देते हैं इनकरेक्ट और यहाँ हम लिख देते हैं इसको करेक्ट। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आगे क्या है? आगे है आपका रूल नंबर 16, हु हुम वाला केस, कि कहाँ पे हुम लगेगा और कहाँ पे हु लगेगा। मैंने आपको ये 3 होमवर्क में दिए हैं, ये तीनों सेंटेंसेस बताना कि कौन कौन से कैसे ठीक है कि नहीं है, मतलब गलत है कि ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 16 में बताया शी इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु एवरीबडी नोज इज इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट। ठीक है, ये वाला केस भी क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, नेक्स्ट बट वाला केस। बट वाले केस में देखा था कि जो वर्ड है बट, देयर इज नथिंग बट इज डट, देयर इज नो कंट्री बट इज करप्ट, देयर इज नो पर्सन बट इज वेल्दी। तो बट मतलब दैट्स नॉट शोइंग कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट, दैट शोइंग कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट बट नॉट कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद एज और दैट का यूज कैसे होगा वो हमने देखा था, और होते क्या है ये रिलेटिव प्रोनाउन का सेक्शन होता है और कैसे यूज होता है वो भी हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास था रूल नंबर 19, उसमें क्या दिया हमने कि द सेम कभी भी प्रोनाउन की तरह यूज नहीं होता है, वहां पे आप इट लगा लो या फिर कोई स्पेसिफिक जेंडर लिखा है तो उसका रिजेम्बलेंस लगा लो। अभी जो हमने लास्ट रूल पढ़ा दैट वाज रूल नंबर 20, और रूल नंबर 20 में क्या था कि जैसे हम व्हाट का यूज कर रहे हैं, व्हाट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, व्हाट के अलावा विच और दैट का यूज भी रिलेटिव प्रोनाउन में होता है, जैसे हमने पहले जब ब्रीफिंग करी थी तो हमने पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो इस रूल के साथ वी आर डन विद द रूल्स ऑफ प्रोनाउन, और रूल्स जो है अच्छे से रिवाइज करना इज योर टास्क। रिवाइज नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लमैटिक है, जितनी बार रिवाइज उतनी ही बार दिमाग में बैठ जाएगा, उतनी ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बैठ जाएगा, उतने ही कम चांसेस हो जाएंगे भूलने के। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बच्चों को भेजो, अपने दोस्तों को भेजो और उनसे बोलो कि भाई पढ़ो। ठीक है, पेपर आने वाला है। ठीक है, चलिए बच्चों, टिल द टाइम आई विल टेक योर लीव, और यहां पर इस सेशन को देखने के बाद लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और उसके बाद वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू।